नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम इंग्लिश की ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है फिगर ऑफ स्पीच। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप चाहे किसी ही क्लास में हो या फिर कोई ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसकी आप तैयारी कर रहे हो और उसमें आएगी इंग्लिश, तो ये जो टॉपिक है ऐसा है जो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। और आज की वीडियो में आपको इसी टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच है ये होते क्या हैं? ये वो वर्ड या फिर एक्सप्रेशन होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, ताकि हमारा टेक्स्ट और ज़्यादा सुंदर बन जाए और पढ़ने में हमें अच्छा लगे और उसका मीनिंग भी हमें और अच्छे तरीके से समझ आए। क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन करके एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो नॉर्मली ही वो चीज़ क्या होगी और सुंदर लगेगी। तो यही होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, वो वर्ड या एक्सप्रेशन जिनका यूज़ करके हम स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करते हैं अपनी टेक्स्ट के अंदर या स्पीच के अंदर। और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि वो मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर बनाते हैं और ब्यूटीफुल बनाते हैं। हम कहते हैं कि जो अलंकार होते हैं वो गहना होते हैं हमारे स्पीच का, हमारे जो लिख रहे हैं उन शब्दों का, हमारे अक्षरों का। वैसे ही क्या होता है जो स्पीच है, जो हम बोल रहे हैं या फिर आप कह सकते हो टेक्स्ट जो आप लिखोगे, उसका ऑर्नामेंट होता है फिगर ऑफ स्पीच, यानी उसकी ज्वेलरी होती है, उसका गहना होता है। जैसे ज्वेलरी को पहन के कोई इंसान खूबसूरत बन जाता है, सुंदर बन जाता है, वैसे ही अगर आपके टेक्स्ट के अंदर फिगर ऑफ स्पीच आपने यूज़ किया है तो आपका टेक्स्ट जो है वो ऑर्नामेंट की तरह उसे एक्सेप्ट करता है फिगर ऑफ स्पीच को, और ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्लियर बन जाता है। तो ऐसे ही क्रिएट होते हैं स्पेशल इफेक्ट टेक्स्ट के अंदर। तो इसके टाइप देखते हैं। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है सिमली। इसको स्माइल नहीं, इसको सिमली पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं दो अलग अलग चीज़ों के बीच में इस तरीके के वर्ड का यूज़ करके, जैसे सो, लाइक और एज। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग। वो कैसे लड़ रहे हैं? कैट और डॉग की तरह। तो लाइक का यूज़ हुआ है यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन वर्ड्स का जब यूज़ होता है तब सिमली होता है, तो जैसे यहाँ लाइक यूज़ हुआ है। सेकंड इसका एग्जांपल है यू आर एज ब्रेव एज लायन। तो यहाँ पे लायन और यू जो है इन दोनों का कंपैरिजन हुआ है कंपैरिजन वर्ड एज के जरिए, तो यहाँ पे सिमली है कि तुम उतने ही बहादुर हो जितना एक शेर होता है। नेक्स्ट हमारी जो पोएम हम बचपन में पढ़ा करते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्टार। तो यहाँ पे स्टार और जो डायमंड है इसका कंपैरिजन किया गया है यूजिंग द वर्ड लाइक, तो यहाँ पे भी सिमली है। नेक्स्ट है द थीफ वॉज एज स्लाई एज फॉक्स। यहाँ पे फॉक्स और थीफ का कंपैरिजन किया है यूजिंग द वर्ड एज, तो यहाँ पे सिमली है। ठीक है, तो सिमली के अंदर क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं हम कुछ कंपैरिजन वर्ड का यूज़ करके, जैसे कि सो, जैसे कि लाइक और जैसे कि एज। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है मेटाफर। तो मेटाफर फर कर देता है इन सारे वर्ड्स को, कंपैरिजन वर्ड को गायब कर देता है और डायरेक्ट कंपैरिजन करके उस चीज़ को कंपेयर भी करता है और किसी कंपैरिजन वर्ड का यूज़ भी नहीं करता है। तो हम मेटाफर को कैसे डिफाइन करेंगे? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। इसमें हम कंपैरिजन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। यानी जो कैमल है हमने उसको सीधा कह दिया कि वो जहाज होता है रेगिस्तान का। यहाँ पे हमने नहीं बोला कि कैमल जहाज जैसा होता है, कैमल इज लाइक द शिप नहीं बोला, सीधा बोला हमने द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यानी हमने इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया है, हमने कोई कंपेरिजन वर्ड का यूज़ नहीं किया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, माई फ्रेंड सिस्टर रीना इज़ अ नाइट आवर। हमने रीना को सीधा नाइट आवर कह दिया, ये नहीं कहा रीना इज़ लाइक अ नाइट आवर। हमने सीधा कह दिया कि विदाउट एनी कंपेरिजन वर्ड की जो रीना है वो नाइट आवर है, यानी रात में जगती है। नेक्स्ट है आवर। यहाँ पे लिख रखा है सोल्जर्स वर लायंस इन द वार। यहाँ पे ये लाइक नहीं बोला कि आवर सोल्जर्स वर लाइक द लायन इन द वार, सीधा बोला है कि जो हमारे सैनिक थे वो कैसे थे, शेर थे लड़ाई के अंदर। और नेक्स्ट है माई मदर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे हार्ट को सिर्फ और सिर्फ बोल दिया, सोने जैसा दिल है मेरी माँ का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन किसी भी कंपैरिजन वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा उसी चीज़ को उसी चीज़ के इक्वल बता रहे हैं। इसमें दो चीज़ों को सीधा हम इक्वल बता देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटाफर। फिर आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड, यानी एक ही साउंड बार बार रिपीट होगा। और यूजुअली हमने ये देखा है कि कॉन्सोनेंट साउंड ही मैक्सिमम केसेस में रिपीट होता है। जैसे इसके एग्जांपल देखो, फर्स्ट है इसमें अक्सर टंग ट्विस्टर आ जाते हैं।
जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में है बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, यहाँ पे बी का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है तो बी की वजह से ये एलिट्रेशन हो गया। सेकंड एग्जाम्पल में है शी सेल्स बाय द शी शोर, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यहाँ पे एस का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है और एस यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कॉन्सोनेंट ही है, तो यहाँ पे एस की वजह से एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कियारा किक्ड कंगारूस काइंडली, तो यहाँ पे जो कियारा है उसने किक किया है, कैंगरूज भी कह सकते हो आप इसको, कंगारूज भी कह सकते हो काइंडली, तो के रिपीट हो रहा है के का साउंड, तो ये क्या है यहाँ पे एलिट्रेशन। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल में है रोबोट, यहाँ पे दे रखा है रोबोट नहीं, रोबर्ट रन्स एंड रोल्स विद रैबिट, आर का जो साउंड है रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में एक वर्ड आ रहा है पर्सन, पर्सन होता है ह्यूमन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें हम क्या करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें ह्यूमन क्वालिटीज को ऐड कर देते हैं, तब वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है अर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर, अब अर्थ जो है वो क्या है एक नॉन लिविंग थिंग है यहाँ पे, लेकिन उसको प्यास लगी और प्यास सिर्फ ह्यूमंस को लगती है, तो हमने अर्थ को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी है वो है थर्स्टी, तो ये क्या हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल में है इट सीम दैट द स्काई वाज गोइंग टू क्राई इन द एंटायर नाइट, अब जो स्काई होता है वो नॉन लिविंग है लेकिन वो रोने वाला है पूरी रात, यानी बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, तो क्राई क्या है एक ह्यूमन क्वालिटी हमने नॉन लिविंग थिंग को दी, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन स्माइल डाउन ऑन अस, अब जो सन है वो नॉन लिविंग है लेकिन अगर वो स्माइल कर रहा है तो हमने उसको ह्यूमन क्वालिटीज दे दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं चुनौतियां हैं जो अवसर हैं नए नए वो उसके दरवाजे पे खटखटा रहे थे, तो खटखटा सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सकता है ह्यूमन सकता है, तो हमने अपॉर्चुनिटी को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे हैं, आगे चलते हैं। फिर है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन के अंदर क्या होता है जब दो अपोजिट क्वालिटीज हम एक साथ जोड़ देते हैं तब हम कहते हैं वहाँ ऑक्सीमोरॉन है। इसकी ट्रिक ये होती है कि दो अपोजिट वर्ड आपको एक साथ दिखाई देंगे, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है इट इज ऑलवेज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन अस, तो यहाँ पे लव और हेट क्या है दोनों एक साथ आए अपोजिट वर्ड है तो यहाँ ऑक्सीमोरॉन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में माई पेंट्स वर लिटिल बिग, अब थोड़ी सी बड़ी है, इसके कहने का मतलब ये छोटी सी यानी थोड़ी सी बड़ी हैं लेकिन मैंने फिर भी उन्हें पहन लिया, बट आई वोर देम एनीवे, तो लिटिल और बिग अपोजिट हैं तो यहाँ ऑक्सीमोरॉन है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ओ से अपोजिट वर्ड ओ से ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट है आई वॉज ऑल अलोन इन द क्राउड, मैं अकेला था इस भीड़ के अंदर, अब भीड़ क्या है बहुत सारे लोग होंगे लेकिन ये अकेले की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है एजोनेंस, एजोनेंस के अंदर क्या होता है जो वॉवल साउंड होता है वो रिपीट होता है लेकिन वॉवल के अलावा जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका साउंड रिपीट नहीं हो रहा होता। जैसे एग्जांपल के लिए है शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे ओ जो साउंड है वॉवल का वो रिपीट हो रहा है, बाकी सारे वर्ड कॉन्सोनेंट है जो डिफरेंट है अलग अलग हैं। नेक्स्ट में है क्लैप योर हैंड्स एंड स्टेम योर फीट, यहाँ पे ए जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट के अंदर है ट्राई टू लाइट द फायर, जैसे यहाँ वाई है लेकिन साउंड आ रहा है आई का, ट्राई टू लाइट द फायर, तो यहाँ पे आई वाला जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी एजोनेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी जो है इसमें बोला ये तब यूज़ करते हैं जब वहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है तब हम उसके लिए अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, या फिर कोई इनह्यूमन चीज़ हो रही है, कोई डेड चीज़ है, ये एब्स्ट्रैक्ट है इमेजनरी चीज़ है, तब वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। उसके सिम्बल्स ये हैं, अगर आपको इस तरीके का कहीं सिंबल दिखाई देता है तो आप डायरेक्टली अपोस्ट्रोफियस जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है पोएटिक डिवाइस है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लो विंड्स ब्लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये इनह्यूमन है, ह्यूमन नहीं होती ना विंड्स, तो इसलिए इसके बाद ब्लो के बाद ये साइन था तो ये अपोस्ट्रोफियस हो गया। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, अब जो गॉड है वो क्या है इमेजनरी चीज़, ये कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट है, हमने कभी रियल लाइफ में देखा नहीं है गॉड को, तो इसलिए जो गॉड है इसके बाद यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस लगाया गया है, इसलिए ये अपोस्ट्रोफियस फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद ओ होली नाइट, यहाँ पे क्या है ओ होली नाइट, यहाँ पे भी क्या है इन ह्यूमन थिंग हो रही है, नाइट के बाद लगाया गया है तो ये क्या है अपोस्ट्रोफियस है। नेक्स्ट है हाइपरबोले, हाइपरबोले में क्या होता है हाइपर का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही, जैसे हाइपर टेंशन हो जाती है कुछ ज़्यादा ही, यानी बहुत ही बड़ी चीज़ है कुछ, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यानी किसी चीज़ में मजाक ऐड करने के लिए, ह्यूमर ऐड करने के लिए, या किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए जब हम कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो ट्रू तो नहीं है लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के जब कहते हैं तो वहाँ पे हाइपरबोले होता है। जैसे एग्जांपल देखो आई डाइड लाफिंग, मैं हंसते हंसते ही मर गया, ठीक है,
जैसे मतलब मैं हंसते हंसते तो मर ही गया, इतना हंस लिया मैं, ये इसके कहने का मतलब। लेकिन कोई हंसते हंसते मर थोड़ी सकता है, तो ये क्या है, हम इसको बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि मैं इतना हंसा जैसे मानो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो ये क्या है, एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आई वुड फॉरगिव यू व्हेन पिग्स फ्लाई, क्या कभी पिग्स उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते, तो ये क्या है, मैं तब तुम्हें ही मैं तुम्हें माफ़ तभी करूंगा जब पिग्स उड़ने लगेंगे, तो ये हाइपरबोले का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बार 10 लाख बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हम कभी किसी को 10 लाख बार समझाते हैं? अगर कोई आपसे 2 बार भी कोई चीज़ पूछ लेता है, आप बोलते हो कि मैंने आपको 100 बार बता चुका, आपको समझ में नहीं आया अभी तक, तो वो 100 बार आपने बताई थोड़ी होती है, आप बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरबोले है। नेक्स्ट है द बैकपैक वे अ टन, हम कहते हैं कि मेरा बैग तो इतना भारी हो गया जैसे इसमें पता नहीं कितने पत्थर डाल दिए, ये कितने 100 किलो का हो गया, ऐसे नहीं बोलने लग जाते। तो ये वही है कि जैसे मान लो मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया, तो ये क्या है, एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ओनामेटोपिया, इसमें क्या होता है, जो साउंड होते हैं एज इट इज़ जब हम उन्हें लिख देते हैं वहाँ पे ओनामेटोपिया होता है। जैसे यहाँ पे है देयर वॉज अ लाउड बैंग ऑन द डोर, जब आप डोर को खटखटाओगे तो बैंग बैंग की आवाज़ आती है, इसलिए बैंग क्या एक साउंड को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ओनोमेटोपिया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वी इंजॉय अ परफॉर्मेंस वी क्लैप आवर हैंड्स, तो क्लैप यहाँ पे साउंड को डिनोट कर रहा है, जैसे माई फोन रिंग्स साउंड है, और स्मैश भी क्या है, साउंड है। तो जब साउंड एज इट इज़ लिख दिया जाता है, जैसे कि बज, जैसे कि वर्ल्स, तो ये सारे जब साउंड एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं तब वहाँ पे ओनोमेटोपिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके पढ़कर लगता है कि ये तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो बोल रही है वैसा है ही नहीं, यानी जब इम्पॉसिबल थिंग को रख देते हैं हम हमारे सेंटेंस में, वहाँ पे पैराडॉक्स होता है। जैसे कि माई वीकनेस इज माई स्ट्रेंथ, क्या कभी किसी की कमजोरी उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये क्या एक पैराडॉक्स स्टेटमेंट है, यानी खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है खुद को। आई हैव टू बी क्रूअल इन ऑर्डर टू काइंड, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होना पड़ेगा ताकि मैं काइंड बन सकूँ, तो ये खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आई शट माई आईज सो दैट आई कैन सी, अब कोई आंखें बंद कर लेगा तो वो देखेगा कैसे, ठीक है। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है वो इम्पॉसिबल जैसी हैं, यानी कि वो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पैराडॉक्स है। नेक्स्ट है आयरनी, आयरनी में क्या होता है, जब हम किसी को टॉन्ट मारते हैं या व्यंग्य करते हैं किसी के ऊपर, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कुछ और ही होता है लेकिन हम बोलते कुछ और है ताकि हम फनी लगें, ऐसा होता है बहुत बार। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड इन कॉलेज, ये मेरा वही ब्रिलियंट बेटा है जो अब की बार कॉलेज में फेल हो गया है। एक तरफ तो तुम उसे ब्रिलियंट कह रहे हो, एक तरफ उसको टॉन्ट मार रहे हो कि ये ब्रिलियंट तो है लेकिन ये फेल हो गया है। लेकिन देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल, शी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो, यानी ये तो इतनी बढ़िया गायक है कि ये तो कौवे की तरह गाती है, तो हम इसको ताना दे रहे हैं, हम इसको टॉन्ट मार रहे हैं, तो इसलिए आयरनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास यूफिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी वर्ड या फ्रेज को हटा देते हैं जो हमें ऑफेंसिव लगता है, और उसकी जगह हम एक ऐसा माइल्ड वर्ड या फ्रेज यूज़ करते हैं जो सुनने में ठीक लगता है, यानी जो चीज़ें हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, किसी को हर्ट कर सकती हैं, उनको हटा के हम जब ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेज यूज़ करते हैं जो किसी को हर्ट ना करें, वहाँ पे हम कहते हैं कि ये वाला हमारा पोएटिक डिवाइस लग रहा है। जैसे कि ही डाइड, वह मर गया, ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कह सकते हैं ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट अस, ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद दे आर ओल्ड पीपल, ये बूढ़े लोग हैं, ऐसे कहना ठीक नहीं है, ये ठीक है कि दे आर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। तो जो चीज़ हमें हर्ट कर रही है या जो चीज़ हमें ऑफेंसिव लग रही है, हार्श लग रही है, उसकी जगह जब आप एक काइंड या फिर माइल्ड वर्ड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ये पोएटिक डिवाइस लग जाता है। इसके बाद है एंजॉयमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि जब आपने पूरी लाइन पढ़ी या पूरा स्टेंजा पढ़ा तो इसके बीच में कोई भी यहाँ पे पॉज नहीं आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, लास्ट में ही आपको कोई जैसे फुल स्टॉप होगी वैसे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं एंजॉयमेंट होता है। फिर ईडियम्स आ जाते हैं, ईडियम वो एक्सप्रेशन होते हैं जो लिखे कुछ और होते हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है, यानी इसके अंदर जो वर्ड यूज़ होते हैं अलग अलग का मतलब कुछ और है, लेकिन टोटल जब आप उस फ्रेज को पढ़ते हो तो उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। जैसे कि एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब तो ये हुआ कि आग के अंदर घी डालो, लेकिन इसका वैसे मतलब क्या बन रहा है कि मैटर को और भी ज़्यादा खराब करना। नेक्स्ट है एन आयरन विल, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग विल पावर। जैसे एप्पल ऑफ वंस आई, क्या किसी की आंख का कोई एप्पल हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इसका जब टोटल एक साथ हमें कंबाइन मीनिंग बनाएंगे तो वो होगा डियरेस्ट वन। जैसे बीट ब्लैक एंड ब्लू, की काले और ब्लू को मारो, ये तो कोई मतलब नहीं बना, लेकिन इसका जो इडियम का मतलब है वो होता है बीटिंग मर्सीलेसली, यानी बिना दया किए बहुत ज़्यादा पीटना, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़े हैं टोटल 14 फिगर ऑफ स्पीच। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope this topic was clear to you.